हेलो फ्रेंड, दिस इज सुधा, दिस इज योर साइकोलॉजी क्लास। सीडीपी में हम पढ़ रहे थे इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट के 2 वीडियो हमारे हो चुके हैं। आज हम तीसरा पार्ट पढ़ेंगे। इसमें हम स्टार्ट करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, इमोशनल इंटेलिजेंस। यानी कि संवेगात्मक बुद्धि। बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि। संवेग तो हम जानते ही हैं कि हमारे इमोशंस होते हैं, हमारे अंदर का जो वेग होता है, हमारे अंदर जो किसी भी चीज का परसेप्शन करके जो उत्तेजना जागृत होती है, वही संवेग है। और बुद्धि हमारा इंटेलिजेंस, यानी कि हमारी आईक्यू। तो उत्तेजना की अवस्था में हमारी बुद्धि किस तरह से काम करती है, उसी को संवेगात्मक बुद्धि का नाम दिया गया है। इस टर्म को सबसे पहले किसने किया था? इस टर्म को सबसे पहले यूज किसने यूज किया था इसको? सबसे पहले पीटर साल्वे। साल्वे और मेयर ने 1990 में किया था। ठीक है, इस टर्म का यूज सबसे पहले पीटर साल्वे और मेयर ने 1990 में इस टर्म को यूज किया था कि संवेगात्मक बुद्धि नाम की चीज होती है। पहले हम संवेग को भी पढ़े थे, बुद्धि को भी पढ़े थे। संवेग में बुद्धि की अवस्था कैसी होती है, या संवेग में हम बुद्धि का यूज कैसे करते हैं, हमारा इंटेलिजेंस कैसा होता है, उस पर अध्ययन करके इस टर्म का यूज हुआ था। सबसे पहले जो हमारा ये संवेगात्मक बुद्धि जो है, इसको हम जानते थे किससे? सोशल इंटेलिजेंस के नाम से भी जानते हैं। कैसे? सोशल, ठीक है, आई है सोशल, जिसको हम सामाजिक बुद्धि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो संवेगात्मक, जैसे जब हमारे अंदर संवेग आता है, खासतौर से जब क्रोध का संवेग आता है, तो क्रोध के संवेग में जैसे हमने बात करी थी कि जब भी क्रोध आता है तो बुद्धि हमारी उतनी अच्छे से काम नहीं करती है, हमारा इंटेलिजेंस उतना प्रॉपर नहीं रहता है जितना नॉर्मल कंडीशन में रहता है। जैसे हमने, चाहे वो हमने क्रोध की ही बात की है, एंगर ही नहीं। जैसे हम लव की कंडीशन में होते हैं, एंगर की कंडीशन में होते हैं, या फियर की कंडीशन में होते हैं, इन सारी कंडीशंस में भी और भी जितने संवेग होते हैं, हमारे इमोशंस होते हैं, उस कंडीशन में हमारा जो इंटेलिजेंस होता है वो प्रॉपर काम नहीं करता है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा क्रोध होता है, उसमें बुद्धि का नाश हो जाता है। क्रोध बुद्धि को नाश कर देता है। ऐसा नहीं है सिर्फ क्रोध ही, हमारा जो लव की कंडीशन होती है, लव की कंडीशन में भी यही होता है, आदमी कुछ सोच समझ नहीं पाता है, इतना लव से प्रभावित होता है। चाहे माँ के लव में तो नहीं, लेकिन हाँ, जब वो किशोरावस्था में आता है तो कई बार हमें ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि हाँ, प्यार की कंडीशन में वो अपना घर भी छोड़ देता है, अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोचता है, तो उसका इंटेलिजेंस जो होता है वो काम करना बंद कर देना देता है। फियर की कंडीशन में जब बच्चा ही नहीं, एडल्ट भी या बूढ़े भी जब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा डरने की अवस्था में उनकी बुद्धि नहीं काम करती कि कई बार हम भागे, या कई बार जैसे देखिए, कई बार एक्सीडेंट ऐसे होते हैं कि सामने अगर गाड़ी आ गई है तो सामने वाला समझ नहीं पाता है, और ना ही गाड़ी वाला समझ पाता है कि मुझे ब्रेक लेनी है कि साइड में गाड़ी करनी है। तो एक्सीडेंट ऐसी ही कंडीशन में होते हैं, उनको उनके अंदर पहले ही डर आ जाता है। ऐसा नहीं है कि ये सभी के साथ होता है, बहुत लोगों का इंटेलिजेंस होता है कि जो ऐसी कंडीशन में भी, जो अति की कंडीशन भी होती है, उसमें भी प्रॉपर तरीके से काम करता है। पर हाँ, मोस्टली लोगों के साथ ऐसा होता है कि जब भी कुछ अति के साथ होता है तो उनका इमोशनल इंटेलिजेंस प्रॉपर तरीके से काम नहीं करता है। उनके साथ ऐसा कुछ लागू होता है ना, अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, मतलब अति वाली बात जो होती है, वैसी चीजें लागू होती है कि जब बहुत ज्यादा क्रोध आ जाता है तो अपना आपा खो बैठते हैं।
तो ज़्यादातर घटनाएँ इसी कंडीशन में होती हैं, ठीक है? कोई भी इमोशन ज़्यादा हाई होगा तो इंटेलिजेंस नष्ट हो ही जाएगा। जैसे हाँ, एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगी, कल मैंने वॉटसन की बात की थी, थोड़ा मुझसे मिस्टेक हुई थी। मैंने एफएल की बात की थी, पहले भी आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया है कि वॉटसन ने एफएल की बात की है, तो उसको फ़ियर, एंगर एंड लव इनसे इंडिकेट किया गया है। ये मैंने कल गलती से इसको थोड़ा-सा गलत बोल दिया था। मेरे भी संवेग थोड़े ज़्यादा हो गए थे। मैं खुश थी ज़्यादा, तो लाफ्टर का थोड़ा-सा आ गया था मेरे अंदर संवेग। तो इस तरह हम देखते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस सॉरी। योर ओन have emotional intelligence is ability to monitor your own thought, सॉरी ओन मैंने लिखा ही नहीं, योर ओन थॉट एंड अदर्स थॉट। इंटेलिजेंस को हम किस इमोशनल इंटेलिजेंस को किससे हम मेजर करते हैं? इमोशनल इंटेलिजेंस वो है जो आपके अपने थॉट को भी मॉनिटर करता रहे और सामने वाला जो है उसके थॉट को भी थोड़ा सा मॉनिटर करता रहे कि वो हमारे बारे में कैसा सोच रहा है, उसका उसके चीजें कैसी जा रही हैं, कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, सामने वाले को कैसे हम हैंडल कर सकते हैं, तो उस पे भी डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है, कई बार सामने वाला बहुत ज़्यादा क्रोध में, उसमें एंगर का इमोशन बहुत ज़्यादा आ गया, तो हम अपने आप को वहाँ से हटा लें। हमें अपने इमोशंस को भी, अपने थॉट्स को भी कंट्रोल करना है। ऐसा उसके थॉट को कंट्रोल करने के लिए हम वहाँ से हट जाएँ। अगर वो हमारे ऊपर नाराज़ है, उसको बहुत गुस्सा आ रहा है, तो हमें वहाँ से हट जाएँ। तो जब वो हमें देखेगा ही नहीं, तो उसका क्रोध वाला इमोशन अपने आप थोड़ा डाउन हो जाएगा। तो इस सब तरह के चीज़ें हम ये देख के हैंडल कर सकते हैं कि किस तरह से इमोशन को हैंडल किया जाए, ठीक है? जो ये इसके अलावा एक है कि डेनियल गोलमैन है, इनकी एक बुक है, गोलमैन। इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को इमोशनल इंटेलिजेंस को आईक्यू से ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था। इनका कहना था कि हमारा आईक्यू जो है ऐसे तो हम मानते हैं कि बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, पर इमोशनल इंटेलिजेंस को ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था कि वो
जैसे मैंने बताया था ना कि ज़्यादा इमोशन जब आ जाते हैं तो बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो उसी को मानते हुए इनका कहना था इमोशनल इंटेलिजेंस इसलिए महत्वपूर्ण है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के थ्रू हम चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। सिर्फ़ अगर हम बुद्धि के थ्रू हैंडल करें तो जो बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा प्यार ये चीज़ें जब बहुत ज़्यादा लेवल में आ जाती हैं तो आईक्यू नष्ट हो जाता है। तो इसी थॉट को मानते हुए इन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस को ज़्यादा माना था। ठीक है? कुछ चीज़ें हैं कि हम अपना तो जैसे हम सारी कंडीशन को हैंडल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हम अपने इमोशनल इंटेलिजेंस को ही बढ़ा लें। तो इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के लिए कुछ चीजें हैं जिनको हम फॉलो करके इमोशनल इंटेलिजेंस बढ़ा सकते हैं। जैसे हम उस जगह से हट जाएं, कैथारसिस। तो कैथारसिस वो है जिसके माध्यम से जैसे जब कोई चीज सामने कोई ऐसी सिचुएशन आ रही है, बहुत कोई एंगर में है या बहुत कोई फेयर की कंडीशन में है, तो उसको उस जगह से हटा देना चाहिए। कैथारसिस की प्रक्रिया में ऐसे करते हैं कि उसको उस जगह से हटा देते हैं, या हमें कोई सामने वाला हमसे ज़्यादा क्रोधित है तो उस जगह से हम खुद हट जाएँ, या उस सिचुएशन से उस व्यक्ति को हटा दें तो इमोशन पे कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसके अलावा पॉज़ जैसे हम कह सकते हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन की कंडीशन होती है कि हाँ जब हम कोई सामने वाला बहुत गुस्से में है तो थोड़ा हम रिग्रेट कर जाए, चीजें रिग्रेट करने से थोड़ी कम हो जाती हैं, और उस समय इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है हमारा काम करता है, और हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस उससे बढ़ सकता है कि हम चीजें हैंडल कर पाए, और है कि हम उस जगह से जो है जो कंडीशंस हैं कंडीशंस को पॉज कर दें। जैसे पॉज़ करने का मतलब है कि हम समय को तो नहीं पॉज़ कर सकते हैं, हाँ, पर वो जैसे झगड़ा चल रहा है और सामने झगड़ा बढ़ता जा रहा है, तो हमको उस चीज़ को वहीं पे पॉज़ कर देना चाहिए। वो चीज़ वहीं की वहीं छोड़ देनी चाहिए, हमें दूसरा टॉपिक उठा लेना चाहिए। तो उससे ये वो कंडीशन जो है अपने आप में बदल जाती है, और जो सिचुएशन होती है उसको हम हैंडल करने में सक्षम होते हैं। ठीक है? तो इसके अलावा हम सामने वाले के थॉट प्रोसेस में चेंजेस लाके उसको समझा बुझा के, और कह सकते हैं कि जैसे कोई बहुत ज्यादा उसकी उसको गाइड मतलब हम उसको गाइडेंस देके उसको अच्छे तरीके से बता के कि हाँ इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको क्रोध करने से ज्यादातर खतरनाक सबसे ज्यादा एंगर का और फेयर का इमोशन होता है, तो उन सिचुएशंस को हैंडल करना सिखा के हम इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों का बढ़ा सकते हैं। ठीक है? अब कुछ कंडीशंस आती हैं कि जिसके थ्रू हमारा जो संवेगात्मक विकास होता है वो प्रभावित होता है। चाहे हम जितना भी इंटेलिजेंस बढ़ा लें, संवेगात्मक विकास को वो प्रभावित करता है। कह सकते हैं संवेगात्मक विकास को कारक। पहला तो है वातावरण, दूसरा है बुद्धि, तीसरा है शारीरिक विकास, चौथा है जन्म क्रम, पांचवा है
परिवार का आकार, ये कुछ चीजें हैं जो हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती हैं। वातावरण किस प्रकार से प्रभावित करता है? हमारा वातावरण, जैसे हम मैंने आपको बताया ही था कि जैसे जिस वातावरण में हम रहेंगे, सपोज़ दैट बच्चा जब छोटा होता है तो छोटे जैसे वो लेटा है, उसका डायपर गीला हो गया, माँ किसी काम में बिज़ी है, चाहे केयरलेस है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती है और बच्चा उस कंडीशन में गीला है, रोता जा रहा है, धीरे-धीरे ऐसी कंडीशन आती है, ऐसा रोज़ नहीं, 1 दिन बाद भी होता है या लगातार ऐसी चीज़ें आती हैं, तो बच्चा रोते-रोते थोड़ा चिड़चिड़ा-सा हो जाता है। तो जब बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं तो उस कंडीशन में उनकी वो हैबिट बनती जाती है और वो बच्चे बड़े होकर क्रोध ज़्यादा करने लगते हैं। उनमें एंगर का जो इमोशन है वो ज़्यादा आता है। ठीक है? तो ऐसे बच्चे, इसके अपोजिट में अगर बच्चे को खुशहाल रखा गया, उसको उसकी बहुत ज़्यादा केयरिंग हो रही है, बहुत अच्छे से बच्चे रखे जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में बच्चे वो हँसी-खुशी रहते हैं, उनके अंदर ये फ़ियर का नहीं आता है, उनके अंदर लव का इमोशन ज़्यादा आता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वातावरण जो है, हमारा एटमॉस्फेयर है, जो वो हमारे संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है। दूसरा है बुद्धि। जैसे जितना हमारा आईक्यू होगा, उतनी ही हमारी बुद्धि का उतने ही हम इमोशन को अच्छी तरह हैंडल कर पाएँगे। बुद्धि का विकास अगर ज़्यादा नहीं हुआ है, तो इमोशन को उतने अच्छे से हम हैंडल नहीं कर पाएँगे। बुद्धि को वैसे भी कहा गया है पावर टू एडजस्ट। पावर टू एडजस्ट, जितनी हमारी आईक्यू अच्छी होगी, उतना ही अच्छे से हम समायोजन कर पाएँगे। समायोजन करने में हमारी आईक्यू का बड़ा रोल होता है। जैसे हम कई बार होता है, हम नई फैमिली में जाती है, चाहे लड़की जाता है या लड़का जाता है, तो एडजस्टमेंट करने में उसको ज़्यादा समय तब लगता है जब उसका आईक्यू लेवल उतना अच्छा नहीं है। आईक्यू लेवल अगर अच्छा है तो वो कहीं भी कभी भी एडजस्ट कर सकता है और उसमें उतना ही मतलब क्रोध नहीं आएगा या वो जब एडजस्टमेंट उसका अच्छा होगा तो लोग भी उसको प्यार करेंगे, वो प्यार करेंगे तो लव का माहौल बना रहेगा या प्यार का, खुशी का, प्रेम का माहौल बना रहेगा। तो इस तरह से बुद्धि भी संवेगात्मक विकास को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास हमारे संवेगात्मक विकास को किस तरह प्रभावित करती है? देखिए, जैसे किसी बच्चे का शारीरिक विकास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, क्लास में देखिए हम लोग भी जब छोटे रहे होंगे, कोई बच्चा बहुत हमारी जो एवरेज हाइट है हमारी क्लास में, उससे वो छोटा है, तो हम उसको क्या कह के टिंगू-पिंगू कह के चिढ़ाते हैं या कोई बच्चा बहुत मोटा है, तो मोटू, छोटू कुछ भी कह के चिढ़ाते हैं, तो क्या होता है उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा जो बच्चा के मतलब बहुत काला है और कोई बहुत दुबला-पतला है तो सींक, ऐसे-ऐसे नाम हम रख लेते थे। तो ऐस इ इन सब तरह जिनका शारीरिक विकास अच्छा नहीं होता है, तो उन बच्चों के अंदर वो संवेग क्रोध वाले या और भय वाले कि अभी स्कूल मुझे नहीं जाना, मम्मी से ऐसे ही बच्चे ये सारी चीज़ें कहते हैं कि मुझे स्कूल नहीं जाना। आपने भी देखा होगा कि आप लोगों ने भी अपनी क्लास में बच्चों को ऐसे चिढ़ाया होगा, एक-दूसरे के नाम रख लिए होंगे, टिंगू, पिंगू, मिंगू जो भी है, नाटू हम सब भी रखते थे और मोटू, छोटू ऐसे नाम रखते थे। तो इस वजह से शारीरिक विकास बहुत महत्वपूर्ण इसका रोल होता है संवेगात्मक विकास में। नेक्स्ट आता है जन्म क्रम। जन्म क्रम का भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि जन्म क्रम इस तरह से प्रभावित करता है कि जब बच्चा जैसे बड़ा 2 बच्चे हैं घर में, अभी तो देखिए 2 बच्चे होने लगे हैं, मैं 2 बच्चों का एग्ज़ाम्पल पर हमारे टाइम में 4-5 बच्चे भी होते थे। तो उसमें जो छोटा बच्चा है वो मान लिया वो 2 साल का है और बड़ा बच्चा 3 साल का अगर अंतर है तो 5 साल का है। तो जब छोटा बच्चा किसी चीज़ की जिद करता है तो बड़े बच्चे से कहा जाता है तुम बड़े हो गए हो, तुम बिल्कुल नहीं, उसको उसको दो चीज़ या किसी खिलौने के लिए जिद करता है तो बड़े बच्चे में ये क्रोध मतलब हमेशा ये भावना पनपती जाती है कि इसको छोटा कहा जाता है। अब ये बच्चा जब 5 साल का हुआ तो वो 8 साल का हो गया, इसको 5 साल पे भी छोटा ही कहा जाता है और बड़े बच्चे को तुम बड़े हो गए।
तो ऐसे में जन्म क्रम का काफ़ी असर पड़ता है बच्चों में। हालाँकि अब तो माएँ भी पढ़ी-लिखी हैं और साइकोलॉजी भी इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, तो ऐसी कंडीशन कम ही आती है। पर हाँ, हमारे टाइम में सॉरी, ऐसी कंडीशन बहुत आती थी और जब 4-5 भाई-बहन होते थे, तो भाइयों-बहनों में 6 साल, 7 साल का अंतर होता था, तो 6 साल पे भी बड़े भाई या बड़े बहन बहुत बड़े मान लिए जाते थे, उनको काम कहा जाता था, तुम बॉटल ही भर दो भाई की या बहन की, तुम बिस्तर ही सुखाने के लिए जाओ, बाहर डाल आओ, इसको जूते पहना दो, ऐसी चीज़ें बहुत कही जाती थी। तो अभी ये ट्रेंड काफ़ी चेंज हुआ है, धीरे-धीरे जैसे गवर्नमेंट भी पेडागोजी या बाल विकास को इसीलिए एजुकेशन में शामिल कर रही है या किसी भी एग्जाम में टीचिंग रिलेटेड खास तौर से एग्जाम में इसको शामिल कर रही है कि हाँ लोगों में बदलाव आए और इन सब चीजों का संवेग पे असर, संवेग ही नहीं बहुत सारी चीजें हैं हमारे फिजिकल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट दोनों में ये चीजें काफी महत्वपूर्ण रखती रहती हैं। नेक्स्ट होता है परिवार का आकार। परिवार का आकार भी काफी रोल अदा करता है संवेगात्मक विकास में। कैसे अदा करता है? जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि हमारी फैमिली न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, तो माँ भी वर्किंग है, फादर भी वर्किंग है, भाई बहन या बहन बहन जो भी है, भाई भाई हैं, दो एक साथ रह गए, तो क्या होता है कि माँ का पूरा साथ नहीं मिल पाता है बच्चे को, पिता का भी नहीं, कभी किसी चीज की दिन में जरूरत हुई या ऐसी हुई तो भाई बहन अगर आपस में है तो हैंडल कर लिया, नहीं है तो कई बार एक ही बच्चा होता है तो हैंडल नहीं कर पाता है, तो वो उसका जो है प्रभाव उसकी आईक्यू पे पड़ता है, तो उसके उसकी एडजस्टमेंट पावर जो होती है वो उतनी कम होती जाती है। और अगर परिवार का आकार जैसे आजकल की न्यूक्लियर फैमिली के हिसाब से परिवार का आकार अगर बढ़ जाए, जैसे माँ बाप दादी दादा, आज ज्यादा जरूरत है, पहले कई भाई बहन होते थे तो इतनी जरूरत नहीं होती थी। आज ज्वाइंट फैमिली की ज्यादा जरूरत है कि अगर माँ बाप वर्किंग है तो दादा दादी ही बच्चे को संभाल ले, तो आज इसकी तो परिवार का आकार जो है वो संवेगात्मक विकास को डेवलप करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, एक और आता है सोशल एनवायरनमेंट। हाँ, जो हमारा सामाजिक वातावरण है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है। आप कैसी जगह रहते हैं, आप उसका सामाजिक माहौल क्या है, कैसे लोग आपके आस-पास रहते हैं, उसी हिसाब से आपके जैसे पढ़े-लिखे लोगों के बीच रह रहे हैं या बहुत आपका स्टैंडर्ड बहुत हाई है, आपके आस-पास थोड़े लो स्टेटस के लोग रह रहे हैं या आपका स्टेटस बहुत लो है और आपके आस-पास बहुत हाई स्टेटस वाले लोग रह रहे हैं, उसका भी काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसके अलावा आपकी सामाजिक पहुँच कैसी है, आप कितना उसमें इन्वॉल्व रहते हैं समाज में अपने, तो उसका भी असर बच्चे के संवेगात्मक विकास पर पड़ता है, ठीक है? इस तरह से हमने देखा कि संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने ये वाले कारक हैं, इतने कारक हैं, इनको अगर हम थोड़ा-सा कंट्रोल कर लें, तो आज के टाइम में हमारे बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट काफ़ी अच्छा होगा, जिससे उनका इमोशनल इंटेलिजेंस भी इमोशनल इंटेलिजेंस भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इसको हम इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ाने के तरीके के रूप में भी जान सकते हैं, ठीक है? आज के लिए बस इतना ही, जो जितना मुझे समझाना था, आपने इमोशनल इंटेलिजेंस समझ लिया और संवेगात्मक बुद्धि को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में जाना। और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हाँ, तब तक के लिए धन्यवाद।